प्रिय छात्रों, कक्षा 10 विज्ञान के अंतर्गत हमने प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम, इन सबको पढ़ लिया है। आइए आज हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सभी लोगों ने चम्मच देखा होगा। चम्मच के दोनों पृष्ठ वक्रित होते हैं। वक्रित का मतलब मुड़े हुए होते हैं। तो हम एक प्रयोग घर पर भी कर सकते हैं कि चम्मच के एक पृष्ठ से हम अपना चेहरा देखें और उस चम्मच को अपने चेहरे से दूर ले जाते हैं, तब हम देखते हैं कैसा प्रतीत होता है। इसके अलावा चम्मच के दूसरे पृष्ठ को हम चेहरे की ओर करते हैं, फिर हम उसको चेहरे से दूर ले जाते हैं और हम नोट करते हैं कि कैसा हमें प्रतीत होता है। तो चम्मच का वक्रित पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करता है। सबसे पहले बात आती है गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। मतलब परावर्तक पृष्ठ यानी कि प्रकाश पड़ने के बाद में प्रकाश का परावर्तन हो रहा है और वह पृष्ठ कैसा है, वक्रित है। वक्रित अर्थात गोलीय है, तो वे दर्पण गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण एक कटे हुए गोले का ही एक भाग होता है। जिस तरह से गोले की त्रिज्या होती है, उसी तरह से गोलीय दर्पण की भी त्रिज्या होती है, जिसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आगे इसकी परिभाषा मैंने लिखी है, हम आपको समझाएंगे। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है, वह अवतल दर्पण कहलाता है। ये पहला जो चित्र बना है, ये अवतल दर्पण का चित्र है। अवतल दर्पण की खास बात एक और है कि अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन सदैव दबे हुए तल से होता है। दबा हुआ तल ये है इसका दबा हुआ तल, ये है इसका उभरा हुआ तल। तो अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन सदैव दबे हुए तल से होता है। वहीं वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है, ये बाहर की ओर वक्रित है, ये अंदर की ओर वक्रित है, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण की एक और ख़ास बात है कि इसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। ये इसका दबा हुआ तल हो गया, ये इसका उभरा हुआ तल हो गया, तो प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। तो ये हो गया है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं कुछ। नंबर पहला है दर्पण का ध्रुव, जिसको पी कहते हैं। परिभाषा है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। क्या है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को। अब गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ माना ये हो गया, ठीक है। इसका जो केंद्र हो गया या इसका मध्य बिंदु कह सकते हैं, यहाँ पर इसका मध्य बिंदु होगा। मध्य का मतलब आधा इधर और आधा इधर, तो ये इसका मध्य बिंदु होगा। इसको कहेंगे दर्पण का ध्रुव P। इसी तरह से यहाँ पर ये हो गया इसका परावर्तक पृष्ठ और यहाँ पर ये हो गया दर्पण का ध्रुव P, मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव P। इस तरह से हमने जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इस चित्र में ये जो परावर्तक पृष्ठ है, इधर से ये इसको पॉलिश किया गया है और ये इसका परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु P और यहाँ ये परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु P। ये है आपका अवतल दर्पण का चित्र और ये है आपका उत्तल दर्पण का चित्र। जो जितनी भी परिभाषाएं आती जाएंगी हम आपको चित्र के माध्यम से समझाते जाएंगे। दूसरा है वक्रता केंद्र C। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से निरूपित करते हैं। हमने बताया है कि गोलीय दर्पण एक कटे हुए गोले का भाग है। अब जैसे गोले का केंद्र होता है, इसी तरह से ये जो गोलीय दर्पण है, अगर हम इसको ऐसे पूरा करें तो ये एक प्रकार का गोला बनेगा। तो इसका केंद्र जो है वो कहलाएगा वक्रता केंद्र और इसको अक्षर C से निरूपित करते हैं। तो P हो गया दर्पण का ध्रुव और C है इसका वक्रता केंद्र। अब केंद्र से ध्रुव तक के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं।
अगला नंबर भी है वक्रता त्रिज्या, इसको कैपिटल आर से निरूपित करते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या पीसी कहलाती है। अब ये जो गोले की त्रिज्या हो गई वही इस गोलीय दर्पण की त्रिज्या हो गई। अब इसको सी और पी जो दूरी हो गई है, यानी कि पी से सी तक की जो दूरी है वो कहलाती है वक्रता त्रिज्या, और इसको कैपिटल आर से लिखते हैं। पीसी कहलाती है, इसे आर से निरूपित करते हैं। मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या है? गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण का ध्रुव ये हो गया। उसके बाद में वक्रता त्रिज्या से, तो वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली ये पी और सी की जो रेखा आपको दिखाई दे रही है, ये रेखा कहलाएगी मुख्य अक्ष आपकी। ठीक है। उसके बाद में है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या? दर्पण के ध्रुव P से वक्रता केंद्र C के मध्य बिंदु को, अब दर्पण का ध्रुव P ये है, वक्रता केंद्र C ये है, इन दोनों का मध्य बिंदु ये मुख्य फोकस F कहलाता है। इसको कैपिटल F से निरूपित करते हैं। ठीक है। इसके बाद में नंबर आता है फोकस दूरी का, इसको स्मॉल f से लिखते हैं। दर्पण के ध्रुव P से मुख्य फोकस F तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f कहते हैं। ठीक है। दर्पण का ध्रुव ये हो गया आपका, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी स्मॉल f कहते हैं। और यहाँ एक संबंध भी ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी f बराबर कैपिटल R बटे 2। वहीं इसका उल्टा है, हम ये भी कह सकते हैं, इस 2 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो R बराबर 2f आ जाएगा, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। इससे संबंधित जैसे मान लिया अगर हम आपको एक क्वेश्चन बता दें कि यदि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, यदि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो इस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है। कैसे इसको करेंगे? आंसर है वक्रता त्रिज्या कितनी है, यानी R बराबर है 30 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में निकालना क्या है? फोकस दूरी F का मान आपको निकालना है। सूत्र क्या है? F बराबर कैपिटल R बटे 2। F बराबर कैपिटल R बटे 2। F बराबर हो जाएगा 30 बटे 2, 2 से काटेंगे तो ये 15 आ जाएगा, यानी F बराबर आ गया आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक है। तो सूत्र के हिसाब से सही आया। फोकस दूरी कितनी थी? 30 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या थी 30 सेंटीमीटर और फोकस दूरी कितनी आई? 15 सेंटीमीटर, यानी आधी आई। इसी तरह से अगर हमको दे रखा होता कि फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाती? R बराबर 2 गुणा F, R बराबर 2 गुणा 15, तो R बराबर आ जाता 15 दूनी 30 सेंटीमीटर। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में 1 या 2 नंबर का पूछ लिया जाता है और ये सूत्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे की वीडियो में आपको बताएंगे कि फोकस दूरी, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है।